दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने देश भारत में नया क्रिमिनल लॉ आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। नए कानून में क्या बदलाव हुए हैं और क्या-क्या चेंजेज हुए हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। यदि आप वीडियो स्किप करने को सोच रहे हैं तो रुक जाइए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। यदि आप ये कहते हैं कि आपको लॉ का नहीं पता या आप लॉ इस देश के लॉ को नहीं जानते हैं, तो ये कोई बचाव नहीं है। इसलिए इस देश के लॉ को समझना और जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। इसलिए जागरूक नागरिक के लिए ज़रूरी है कि आप देश के जो भी नए कानून बन रहे हैं उसके बारे में जानिए। पुराने कानून जो क्रिमिनल लॉज थे, जिनको आप इंडियन पिनल कोड आईपीसी भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते थे, वो 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसमें जो प्रोविजंस होते हैं, क्रिमिनल किन किन चीज एक्ट्स को क्राइम कहेंगे, उन चीज़ों का डेफिनेशन दिया होता है, उसके पनिशमेंट दिए होते हैं। तो आज हम सिर्फ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या बदलाव हुए हैं, जो पहले आईपीसी थी उसमें क्या बदलाव हुए हैं, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कानून जानते हैं तो आप जागरूक रहते हैं। जब आप कानून को इग्नोर करते हैं, कानून को नहीं जानते हैं, तो कोई भी आपसे पुलिस या फिर विभाग के कोई भी अधिकारी, या फिर आप सतर्क नहीं रह पाते हैं, या फिर आप जागरूक नहीं रह पाते हैं, कानून को न जानते हुए अपने आप को आप कमज़ोर पाते हैं। आपको ये नहीं पता होता है कि क्या क्या हमारे राइट्स हैं और क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं। इसलिए इस देश के कानून को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम इस स्लाइड शो के माध्यम से समझते हैं कि जो पहले इंडियन पिनल कोड था उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं। देखिए, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि नया क्रिमिनल लॉ लागू हो गया है, जो ब्रिटिश कानून था उसको हटा दिया गया। हाँ, जो ब्रिटिश कानून के टाइम पे जो आईपीसी चल रही थी, हाँ, उसका नाम बदला गया है। पहला बदलाव ये किया गया है, कुछ नए धाराओं को ऐड किया गया है। जो नए क्रिमिनल मतलब नए सिनेरियो में, नए सोसाइटी में नए क्राइम्स डेवलप हो गए थे, उसको ऐड ऑन किया गया है। लेकिन क्या कानून को बदल दिया गया है? तो नहीं। जो बेसिक्स ऑफ लॉ है, जो बेसिक्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है क्रिमिनल लॉ का, वो नहीं चेंज किया गया है, वो एज इट इज़ है। आईपीसी में जिन जो जो प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस को रीअरेंज किया गया है। रीअरेंज का मतलब प्रोविजंस वही है, लॉ वही है, बेसिक्स वही हैं, जो रिस्पोडेंस वही हैं, उनको रीअरेंज नंबर में रीअरेंज किया गया। पहला ये चेंजेस किया गया है। दूसरा, जो नए तरह के ऑफेंसेस डेवलप हो गए थे उनको ऐड ऑन कर दिया गया है, एक नया धारा दे दिया गया है। चैप्टराइजेशन में कुछ चैप्टर को अलग कर दिया गया है, जो एक साथ किया किया जाना चाहिए, उनको एक साथ कर दिया गया है। तो इस तरह के चेंजेज हुए। नया क्रिमिनल लॉ, कोई नया लॉ नहीं ला दिया गया कि पूरा लॉ फेंक दिया गया, कुछ नया बना दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसको रीअरेंज किया गया, उसमें एड ऑन्स किया गया है, जिसको पहले अमेंडमेंट कहते थे हम। वही अमेंडमेंट जैसा ही चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए आइए देखिए, पहले जो पनिशमेंट थे, कम्युनिटी सर्विसेज एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऐड हो गया है। पहले क्या था? 5 तरह के पनिशमेंट थे: डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन। लेकिन अब एक नया पनिशमेंट ऐड किया गया है, कम्युनिटी सर्विसेज। ये छोटे मोटे अपराधों के लिए, माइनर ऑफेंसेस के लिए ये पनिशमेंट दिया जाएगा। हालांकि कम्युनिटी सर्विसेज का जो पनिशमेंट है, इसमें ये नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली करना है क्या। ये जजेस के विवेकाधिकार पे छोड़ दिया गया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, यही मैं बता रहा था कि ये जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन था, वो आईपीसी पुराने लॉ में जो ये प्रोविजंस था, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, अगेंस्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के चैप्टर में आता था। बट इसको इस नए एक्ट में ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है, उसको एक अलग प्रोविजन रखा गया है। इनको एक स्पेशल कैटेगरी दे दी गई है, ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, जिसको चैप्टर 5 में, नए जो बीएनएस है उसके चैप्टर 5 में इसको एक अलग कैटेगरी का ऑफेंस दे दिया गया। इनके खिलाफ कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं, ऑल दो वो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आएंगे, लेकिन इसके लिए स्पेशल कैटेगरी दे दिया गया है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन में आएंगे। इनके लिए पनिशमेंट, इनके लिए प्रोविजंस अलग डिसाइड कर दिए गए, अलग चैप्टराइजेशन कर दिया गया है। मैटर डेट माइनर्स वाइफ इज ऑफेंस। देखिए, पहले जो आईपीसी था उसमें बोला जाता था कि यदि आपकी वाइफ की उम्र 15 साल से कम है, उसके साथ भले ही आप वो आपकी लीगल वाइफ है, लेकिन उसके साथ आप इंटरकोर्स करते हैं, तो इसे रेप माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक सजेशन में कहा कि देखिए, जहाँ पे हम पॉक्सो एक्ट में 18 साल माइनर मानते हैं और 18 साल कंसेंट या बिना कंसेंट के यदि उसके साथ कोई 18 साल की लड़की के साथ कोई इंटरकोर्स कर रहा है, तो ऑफेंस माना जा रहा है पॉक्सो में। लीगल मैरिज का जो एज है वो 18 साल है। फिर ये आईपीसी में 15 साल वाइफ के साथ इंटरकोर्स का परमिशन कैसे दे दिया गया कि 15 साल से ऊपर है तो दे दो, उसके नीचे वाले को ऑफेंस मानेंगे। तो एक सजेशन था कि नहीं, इसको 18 साल किया जाना चाहिए। तो नए लॉ में नया जो बीएनएस लागू हुआ, इसमें जो आपकी लीगल वाइफ की उम्र यदि 18 साल से कम है, उसके साथ आप फिजिकल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। अगला, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स आर बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरिज। देखिए, प्रॉमिस टू मैरिज के ग्राउंड पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पहले भी ऑफेंस था, बट वो जो ऑफेंस था वो रेप के डिफिनेशन में ही कंसीडर कर लिया जाता था। बट इसको एक स्पेशल ऑफेंस की कैटेगरी बना दी गई है और इसको एक अलग ऑफेंस दे दिया गया है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रोविजन बना दिया गया है। इन्हांस्ड पनिशमेंट इन केसेस ऑफ गैंग रेप
ऑफ विक्टिम अंडर 18 ईयर्स। देखिए, गैंग रेप के मामले में पहले आईपीसी में जो प्रोविजंस था, सजा अलग अलग थी। 12 साल तक के लड़की के साथ यदि कोई गैंग रेप करता था उसके लिए अलग सजा था। 16 साल तक की लड़की के साथ यदि कोई रेप होता था उसके लिए अलग सजा था। लेकिन नए क्रिमिनल लॉ ने कर दिया कि माइनर मीन्स 18 साल से नीचे यदि किसी भी लड़की के साथ गैंग रेप होता है तो एक तरह की सजा दी जाएगी, अप टू डेथ सेंटेंस हम दे सकते हैं। देखिए, पहले आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम को रोका गया था आईपीसी में। उसके साथ साथ आइडेंटिटी को तो रोका ही गया कि आप रिवील नहीं करेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस की कोई विक्टिम है तो उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे। साथ ही साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस के ट्रायल जो कोर्ट में चल रहे हैं उसके पब्लिकेशन, उसके प्रिंटिंग को भी रोक दिया गया जब तक कि कोर्ट का परमिशन लेके आप ना आ जाएं। तो नए लॉ में चेंजेस किया गया है। यदि आप बिना परमिशन के उसके पब्लिश करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग को या प्रिंट करते हैं जो सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड है तो इसमें 2 साल तक की आपको सजा हो सकती है। देखिए, धारा 377 जो इंडियन पिनल कोड में था, ये धारा 377 था क्या, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, होमोसेक्स जो होते थे, होमोसेक्सुअल मतलब कि इंटरकोर्स अगेंस्ट द नेचर या अननेचुरल इंटरकोर्स, ये 377 में कवर था। 377 में यदि कोई मैन किसी मैन के साथ एनल सेक्स करता था या कोई मैन किसी वीमेन के साथ एनल सेक्स करता था या किसी जानवर के साथ सेक्स करता था तो ये 377 में ऑफेंस था। सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर के मामले में ये कहा कि यदि होमोसेक्स होता है विथ कंसेंट होता है, मतलब कि कोई मेल किसी मेल के साथ एनल सेक्स विथ कंसेंट कर रहा है तो ये कोई क्रिमिनल नहीं, ऑफेंस नहीं है। या कोई मेल किसी फीमेल के साथ विथ कंसेंट एनल सेक्स कर रहे थे, कोई ऑफेंस नहीं है। नवतेज सिंह जौहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा, इसलिए होमो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ थी इसको परमिशन मिल गई इसी चीज़ को। लेकिन जो बिना कंसेंट के एनल सेक्सेस थे उसको रोका सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि कंसेंट है तो ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं माना जाएगा, बट बिना कंसेंट के किया जा रहा है तो ऑफेंस है। लेकिन ये नए जो भारतीय न्याय संहिता है इसने क्या किया, 377 को ही हटा दिया। मतलब कि चाहे कंसेंट के साथ या बिना कंसेंट के भी आप एनल सेक्स कर रहे हैं तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ऐसा इन्होंने कर दिया है। क्योंकि इंटरकोर्स अगेंस्ट अ मैन या बेस्टैलिटी अब कोई ऑफेंस नहीं रह गया नए वेयर एक्ट में, नया जो कानून लागू हुआ है। आगे ऑफेंसेस ऑफ एडल्ट कमिटेड, जैसा कि आप जानते थे, और एडल्ट्री को पहले समझे, पर स्त्री गमन हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई महिला पुरुष शादी में हैं, उनकी वाइफ बिना किसी पति के कंसेंट के किसी थर्ड पर्सन के साथ, चाहे वो थर्ड पर्सन जो पुरुष है वो शादीशुदा हो या ना हो, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो जो पर्सन है, थर्ड पर्सन है जिसके साथ किसी की वाइफ ने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, वो थर्ड पर्सन एडल्ट्री के लिए लायबल होता था, पनिशमेंट उसके लिए थी, सजा होती थी। इस एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने भी जोसेफ साइन के केस में स्ट्रक डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था कि यदि कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई वाइफ बना रही है तो ये कोई एडल्ट्री के कैटेगरी में ऑफेंस नहीं माना जाएगा, और बिना कंसेंट के कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही तो ऑलरेडी ऑफेंस में, रेप के ऑफेंस में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, और नए बीएनएस ने एडल्ट्री को हटा दिया है। देखिए, नया क्रिमिनल जो एक्ट है इसने एडेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को ऐड किया है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कुछ लोग ग्रुप बनाकर, एक संगठन बनाकर किसी भी क्राइम को अंजाम देते हैं। ये पहले पहले इसको एक अलग कैटेगरी का ऑफेंस नहीं माना जाता था, वो उसमें क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऐड कर दिया जाता था। बट अभी ये नया एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कोई कर रहा है, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे ठगी, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे कोई भी ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, प्रोस्टिट्यूशंस हो, या चोरी ही कर रहा है गैंग बना के, इन सारी चीज़ों को ऐड किया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, और पनिशमेंट की ग्रेविटी बढ़ा दी गई है। यदि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेथ रिजल्ट कॉज कर रहा है किसी पर्सन का तो डेथ पेनल्टी तक इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन बनाया गया नए एक्ट में। टेररिस्ट एक्ट को एक अलग तरीके का एक स्पेशल कैटेगरी का ऑफेंस बनाया गया जो आईपीसी में नहीं था। हालांकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए अलग से टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट थे जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ऑफेंस बनाते हुए उसको कंट्रोल करने का, उसमें सजा देने का प्रोविजन था। ऑल्दो आईपीसी में टेररिस्ट एक्ट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं था, लेकिन अभी नए एक्ट में इसको एक स्पेशल कैटेगरी बना के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी पनिश किया गया और इसको एक ऑफेंस बताया गया है। एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए, सेडिशन पहले था, राजद्रोह, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अभी जो नया बीएनएस है इसमें क्या किया गया, राजद्रोह, सेडिशन को हटा दिया गया है, लेकिन सेडिशन की जगह जो राजद्रोह होता था उसको देशद्रोह बना दिया गया है। ये कह दिया गया है कि आप जो भी डिससेटिस्फैक्शन जो आप गवर्नमेंट के खिलाफ करते थे और आपके ऊपर सेडिशन लग जाता था, उसको हटाते हुए कहा है कि अब गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप यदि कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो इंडेंजर कॉज कर रहा है सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे,
तो वो देशद्रोह माना जाएगा और वो ऑफेंस होगा। तो ये समझना है कि पहले जो राजद्रोह था वो देशद्रोह में कन्वर्ट हो गया है। मतलब जो बातें, जो एक्टिविटीज़ हम पहले गवर्नमेंट के खिलाफ करने पे सज़ा हो जाती थी, उसको हटा के अब वो देश के खिलाफ आप करते हैं तो आपको वो पनिशमेंट या वो सज़ा का प्रोविज़न दिया गया है। मॉब लिंचिंग को पहले मॉब लिंचिंग आईपीसी में कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं था। हालांकि सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ साथ रेस के, कास्ट के अलग अलग ग्राउंड्स पे, जेंडर के ग्राउंड पे मॉब लिंचिंग होते रहे। तो इसको एक जिस तरह का एक्ट इन्वॉल्व होता था, राइट्स या फिर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, इस तरह कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब मॉब लिंचिंग को एक नए कैटेगरी का ऑफेंस बना दिया गया और अभी ये नए कैटेगरी का ऑफेंस है जो इस तरह के नेचर, जैसे ग्रुप बना के आप किसी को रेस के आधार पे, सेक्स के आधार पे, ग्राउंड जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे किसी को मार पीट रहा है कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है, तो वो मॉब लिंचिंग के कैटेगरी में आएगा और इसको एक स्पेशल ऑफेंस बनाते हुए इसमें सजा का प्रोविजन बनाया गया है। देखिए, डेथ बाय नेग्लिजेंस पहले कॉज होता था तो एक कॉमन पनिशमेंट था, लेकिन अभी जो डेथ बाय नेग्लिजेंस नए बेयर एक्ट में कॉज होगा, इसमें दो कैटेगरी बना दी। सामान्य लोग यदि डेथ बाय नेग्लिजेंस कॉज करते हैं तो उनके लिए 5 साल तक की सजा है। लेकिन डेथ बाय नेग्लिजेंस यदि कोई डॉक्टर कॉज करता है अपने कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट करते हुए, इलाज करते हुए, मेडिकल नेग्लिजेंस होने से किसी की डेथ कॉज होती है तो 5 साल इनके लिए नहीं सजा दी है, इनको घटाकर 2 साल तक की सजा दी गई है। पहले कॉमन था कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से कॉमन सजा दे दी जाती थी, लेकिन अभी 2 कैटेगरी बना दी गई है। डॉक्टर्स के लिए 2 साल तक की सजा सेम एक्ट के लिए, और अदर्स के लिए 5 साल तक की सजा। स्नैचिंग जो है वो एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस के रूप में नए प्रोविजंस में, नए एक्ट में लाया गया है। पहले स्नैचिंग को या तो रॉबरी या थेफ्ट के रूप में एफआईआर दर्ज कर दी जाती थी, लेकिन अभी इसको स्नैचिंग को एक अलग स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफेंस या डिस्टिंक्ट ऑफेंस बना दिया गया है। चैन स्नैचिंग आप सुनते होंगे, मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, इस तरह के यदि ऑफेंसेस हो रहे थे, स्नैचिंग एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो गया है और ये इसके लिए प्रोविजंस अलग बनाए गए हैं, अलग सजा बनाया गया है। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस। देखिए, पहले आप सुसाइड, मान लीजिए आप दुनिया किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हैं, सोसाइटी से फ्रस्ट्रेट हैं, फैमिली मेम्बर से खुद से फ्रस्ट्रेट होते थे, आप सुसाइड करने जाते थे। सुसाइड कर लिया, मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि सुसाइड कर रहे हैं, अटेम्प्ट किया और बच गया, तो आईपीसी आपको सजा दे दी थी। एक तो सोचिए, आप खुद एक मेंटल टॉर्चर से परेशान होकर सुसाइड करने जा रहे होते थे और साथ में बच गए सुसाइड करने से, तो आपको जेल भी हो जाती थी, सजा भी हो जाती थी। तो ये बड़ा इलॉजिकल थोड़ा सा लगता था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का ये डेफिनेशन और पनिशमेंट लगता था। तो नए जो प्रोविजंस, नया लॉ आया, इसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, हटा दिया गया है, ऑफेंस कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड इन डिफिनीशन ऑफ जेंडर। देखिए, जेंडर का जो पहले आईपीसी में डिफिनेशन था, जेंडर मीन्स मैन एंड वीमेन, मेल एंड फीमेल, बट अभी नया जेंडर जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर को भी उसमें जेंडर के डेफिनेशन में जगह दे दी गई, उनकी एक अलग पहचान दे दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमने कोशिश की थी कि सारे जो मेजर प्रोविजंस जो चेंज हुए हैं, जो नए बदलाव हुए हैं, एड ऑन्स हुए हैं, उनको आप लोगों से शेयर किया जाए, बताया जाए। तो आगे हम ऐसे ही BENSS पे बनाएंगे और जो एविडेंस एक्ट है उस पर भी बात करेंगे। ये जो था, ये आईपीसी जो थी, जो डिफिनीशंस को, जो क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव प्रोविजन है, जो कौन सा एक्ट ऑफेंस होगा उसकी बात करता है, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा उसकी बात करता है। तो पहले आईपीसी नाम से जानी जाती थी, अब उसको हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं, BNS के नाम से जानते हैं। तो BNS ने क्या क्या पुरानी चीज़ों को रखते हुए नया क्या एड ऑन किया है और नए क्या मेजर चेंजेस किए हैं, उस पर हमने बात की थी। ऐसे ही हमारे रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।